Audio Jungle. बैंकिंग हो गया। अब हम नेक्स्ट बिजनेस सर्विस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बिजनेस सर्विस है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस बेसिकली एक प्रोविजन है जो आपको अनसर्टेनिटी कोई हो जाती है, आपकी एक्सीडेंट हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में आपको एक प्रोटेक्शन देता है, एक प्रोविजन की तरह आपको काम करता है, आपके लॉस को कवर करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक होती है इंश्योरेंस कंपनी, इसमें दो पार्टीज होती है इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस कंपनीज होती है और एक होते हैं आप। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको इंश्योर करती है कि कोई भी अनसर्टेनिटी होगी तो वो आपको पेमेंट करेगी, आपके लॉस को कवर करेगी। और बदले में आपसे कुछ अमाउंट लेती है ऑन मंथली बेसिस या एनुअली बेसिस पे, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। इस प्रीमियम के बदले आपको इंश्योरेंस कंपनी जब भी आपको ज़रूरत होगी उसके लिए आपको पे करेगी, आपके लॉस को कवर करेगी। तो जो कंपनी आपको कवर करती है उसको हम क्या कहते हैं? टेक्निकल टर्म्स में उसको इंश्योरर कहते हैं। और आप प्रोटेक्शन ले रहे हैं तो आपको इंश्योर्ड कहा जाएगा। अब डेफिनेशन देखते हैं। तो लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड रिस्क which include death, disability. Thus, insurance is a means of providing against loss caused by natural and man-made factors. तो वही दिया हुआ है कि लाइफ में अनसर्टेनिटीज कभी भी आ सकती है, आपकी डेथ हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस केस में जो इंश्योरेंस होता है वो आपको इस लॉस के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देता है, जो कि नेचुरल या मैन मेड फैक्टर्स की वजह से हुआ होता है। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें इन विच वन पार्टी एग्रीज, ये एक पार्टी एग्री करती है कि वो अनदर पार्टी जो इंश्योरेंस लिया है उसके उसके लॉस को वो गुड कर देगी, यानी उसके लॉस को वो कवर कर देगी। पर उसके बदले में जो इंश्योर्ड है, यानी कि जिसने इंश्योरेंस लिया है, उसे कुछ कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा। कंसिडरेशन यानी कि प्रीमियम, जैसा मैंने अभी एग्जांपल में बताया था। तो इस प्रीमियम के बदले इंश्योरेंस कंपनी आपको एक प्रोटेक्शन देती है, आपके लॉस को गुड कर देती है, यानी कि लॉस के बदले आपको एक पेमेंट करती है। तो द एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज पॉलिसी। तो जो ये एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे पॉलिसी कहते हैं। द पार्टी हुज रिस्क इज इंश्योर्ड, यानी जिसका रिस्क इंश्योर्ड किया जाता है उसको इंश्योर्ड कहते हैं। और जो पार्टी उस लॉस को गुड कर देती है, उसके बदले में पेमेंट देती है, उसे हम इंश्योरेंस कहते हैं या एश्योरेंस अंडरराइटर कहते हैं। तो अब फंक्शन देखते हैं इंश्योरेंस के क्या क्या फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है रिस्क शेयरिंग, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसमें भागीदारी वो इंश्योरेंस कंपनी भी होगी, क्योंकि उसे पेमेंट करना पड़ेगा। सपोज कि आपके घर में आग लग जाती है तो उस आग की लपेट में वो इंश्योरेंस कंपनी भी आई, उसे भी दुख होगा। दूसरा है असिस्टेंट कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो आप प्रीमियम के थ्रू जो पैसा आप देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, वो इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग जगह शेयर मार्केट में, बाजार में, अलग अलग जगहों पे लगाती है, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, यानी कि एक सर्टेनिटी है कि आपको लॉस होगा तो वो लॉस जो है इंश्योरेंस कंपनी कवर कर देगी पेमेंट कर करके। और आखिरी फीचर है प्रोटेक्शन, यानी कि आपको किसी भी अनसर्टेनिटी, डेथ, एक्सीडेंट या किसी भी चीज़ से आपको प्रोटेक्शन देगी। हर चीज़ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो इंश्योरेंस के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं।
पहला है अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि आपको सारे इंफॉर्मेशन जो है इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों को एक दूसरे के सामने सारी बातें रखनी पड़ेगी। इंश्योर्ड को जो है वो सारी इंश्योरेंस से टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड सारे आपको बताने पड़ेंगे। और इंश्योर्ड यानी कि आप जिसने इंश्योरेंस लिया उसको भी सारे इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है तो कंपनी आपसे पूछेगी कि क्या कि आपको कोई बीमारी है या नहीं, या कोई भी समस्या है कि नहीं। अक्सर लोग उसमें झूठ बोल देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सही बताना है। क्योंकि अगर ऐसा पता चलता है कि आपकी डेथ के बाद पता चलता है कि इंश्योरेंस कंपनी को कि किसी और वजह से आपकी डेथ हुई है या किसी बीमारी की वजह से हुई है, तो उस केस में आपका इंश्योरेंस जो है वो फंस सकता है, अटक सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि आप जिस चीज़ के इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें आपका कोई ना कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका उससे लगाव होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी कार पे इंश्योरेंस लेंगे ना, आप दूसरे की कार पे इंश्योरेंस ले खुद पैसा तो ले नहीं सकते। तीसरा होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो इंश्योरेंस का ही काम इंश्योरेंस कंपनी का ही काम होता है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई लॉस हो गया, तो लॉस के पहले जितनी उसकी वैल्यू थी इतना ही उसको फिर से वैल्यू बना देना, यानी उसके लिए दोबारा पे कर देती है। तो आप वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर आप लॉस के पहले थे। तो यही प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है कि वो लॉस को कवर करना, यानी लॉस के पहले जैसे आपकी स्थिति थी उस स्थिति में आपको पहुंचा देना। ये सिर्फ मरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस में लागू होता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में नहीं लागू हो सकता। क्योंकि आप अगर लाइफ इंश्योरेंस में जैसे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो उस पर्सन को जिंदा तो कर नहीं सकता, सिर्फ उसके लिए पे कर सकता है। तो इस केस में सिर्फ ये फायर और मैरीन इंश्योरेंस के लिए लागू होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है अप्रॉक्सीमेट कॉज, यानी कि जिस कॉज के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है वो इवेंट होगा तभी आपको इंश्योरेंस मिलेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइम आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन बताए जाते हैं कि ये सिचुएशन होगी तभी आपको जो है इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस इंश्योरेंस प्रिंसिपल, इंश्योरेंस पॉलिसी is designed to provide compensation only to such losses which are caused by perils which are stated in the policy, यानी कि पॉलिसी में जो टर्म्स एंड कंडीशन दिए होंगे वो कॉज होगा तभी आपको जो है इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ 2 or more causes, the proximate cause, the most dominant and most effective is the natural consequence। अगर 2 या 2 से ज्यादा कॉजेज हैं तो जो सबसे डोमिनेंट कॉज होगा उसे ही एक्सीडेंट या किसी भी चीज का कारण माना जाएगा। और अगर वो प्रॉक्सिमेट कॉज के अकॉर्डिंग होता है तभी आपको इंश्योरेंस मिलेगा। मान लीजिए कि आपने कार के लिए इंश्योरेंस लिया है और टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है कि उसका एक्सीडेंट होगा तभी आपको जो है इंश्योरेंस मिलेगा। ये नहीं कि आपने कार जबरदस्ती लड़ा दी, जबरदस्ती तोड़ दी, उसके लिए आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये कहता है कि जैसे आपका कोई लॉस कंपनसेट कर दिया गया है किसी एसेट्स के ऊपर या मान लीजिए कार के ऊपर, फिर वो कार जो है वो कंपनी के ओनरशिप में आ जाएगी, आपके ओनरशिप में नहीं रहेगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक कार है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए आपको पे करेगी। बदले में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपकी कार ले लेगी, यानी कि ओनरशिप जो है वो आपसे ट्रांसफर हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी को। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कार के बदले आपने कॉम्पनसेशन ले लिया, फिर उसके बाद आपने कार बेचकर भी कुछ पैसा ले लिया, कमा लिया, इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ओनरशिप ले लेती है कार की। फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है उस कार को बेच करके
अपना पैसा थोड़ा बहुत जो मिल सकता है निकाल सकती है। हमने एग्जाम्पल में जो बात हमने एग्जाम्पल में देखी वही यहाँ लिखा हुआ है। आफ्टर द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड फॉर द लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय हिम और हर द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ द सच प्रॉपर्टी पासिस टू द इंश्योरर। यानी कि कंपनसेट करने के बाद, इंश्योर्ड को कंपनसेट करने के बाद जो भी आपका एसेट होगा वो उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी आपसे इंश्योरेंस कंपनी को। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन केस ऑफ डबल इंश्योरेंस, द इंश्योरर्स आर टू शेयर द लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट इंश्योर्ड बाय ईच ऑफ देम। मान लीजिए कि आपने डबल इंश्योरेंस लिया है, मतलब एक कार पे आपने दो इंश्योरेंस लिया है। मान लीजिए आपकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है और आपको 50,000 का नुकसान हो जाता है। इस केस में अगर आपने डबल इंश्योरेंस लिया है, मतलब दो कंपनियों से इंश्योरेंस लिया है, तो ये नहीं है कि दोनों कंपनी 50,000 रुपए देगी। दोनों कंपनी एक हाफ देगी, एक प्रोपोर्शन में डिसाइड हो जाता है कि इतना एक कंपनी देगी, इतना दूसरी कंपनी देगी। तो मान लीजिए इक्वल कंट्रीब्यूशन डिसाइड होता है, तो 25,000 दोनों कंपनी देगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू टेक रीजनेबल स्टेप टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। मान लीजिए कि आपने अपने गोडाउन पे इंश्योरेंस ले रखा है और वहां पर आग लग जाती है, तो आपको उसके लिए आपको जितना हो सके आपको लॉस मिनिमाइज करने की आपको प्रयास करना है, यानी आपको पानी डालना है। अगर आप पानी ये सोच के नहीं डालते हैं कि इंश्योरेंस तो है ही, हम क्यों उसको बचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो और आपको ज़्यादा पेमेंट मिल सके, तो इस केस में जो है आपका क्लेम जो है क्लेम जो है वो खारिज हो सकता है, क्योंकि आपने उसके लिए कोशिश नहीं की, उसको उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उल्टा आपने केयरलेसनेस दिखाई कि इंश्योरेंस तो है ही, हम क्यों उसके लिए मेहनत करें। इस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम अप्रूव नहीं करेगी। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस यानी कि आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है आपकी लाइफ के अगेंस्ट अगर आपकी डेथ हो जाती है। तो लाइफ इंश्योरेंस में भी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरेंस कंपनी यानी कि इंश्योरर undertakes to insure the life of a person called assured या insured। तो आपकी लाइफ के अगेंस्ट आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोटेक्शन देगी इन एक्सचेंज ऑफ अ सम ऑफ मनी कॉल्ड प्रीमियम, यानी कि उसके बदले आपको कुछ पैसा देना होगा जो कि प्रीमियम कहलाता है। वो आप मंथली भी दे सकते हैं, एनुअली भी दे सकते हैं, या एक ही बार में सारा दे सकते हैं। एंड प्रोमिसेस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी either on the death of the assured or an expiry of certain period। फिर आपको इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको प्रॉमिस करती है प्रीमियम के बदले कि वो आपको पैसा पे करेगी या तो डेथ के टाइम या तो उसकी कुछ एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड पे। इम्पोर्टेंस क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस का? वो प्रोटेक्शन देता है आपकी फैमिली को अगर आपकी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, समय से पहले डेथ हो जाती है। It gives an adequate amount at an old age when earning capacities are reduced, यानी कि आपके ओल्ड एज में भी आपकी सहायता करता है, आपको पैसा देता है। Life insurance is not only a protection but is a sort of investment because a certain sum is returnable to the assured at time of death। ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है क्योंकि आपका कुछ पैसा भी जुड़ जाता है और आपको कोई भी अनसर्टेनिटी हुई तो उस केस में आपको प्रोटेक्शन भी देती है। अब मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के? तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि इस अटमोस्ट गुड लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है अटमोस्ट गुड फेथ का, यानी कि इंश्योर्ड जो है उसको सारे डिटेल्स जो है डिस्क्लोज करने में भी, ये नहीं कि आपको बीमारी है आप बीमारी के चलते इंश्योरेंस ले लिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी डेथ हो सकती है, कोई अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो इस केस
तो लाइफ इंश्योरेंस में आपको अटमोस्ट गुड फेथ रखना है, यानी कि आपको कुछ छुपाना नहीं है। इन केस ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अ पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज और हर ओन लाइफ। तो इसमें जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि आप अपने लिए ले रहे हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट एन एम्प्लॉयर हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी कि कोई एम्प्लॉयर आपके लिए अगर इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है तो उसका मतलब आप उस एम्प्लॉयर को जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट है एम्प्लॉइज की लाइफ में। सिमिलरली a creditor has insurable interest in the life of the debtor up to the amount of death। तो जो क्रेडिटर होता है उसे भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है डेटर के लाइफ इंश्योरेंस पे, क्योंकि डेटर जो है उसको क्रेडिटर को पैसा देगा तब तक उसके लिए एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है। लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो मैंने पहले ही बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस पे जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नहीं लागू होता है, क्योंकि वो आपको लॉस को गुड नहीं कर सकता है, आपको उस सिचुएशन में नहीं ला सकता है जो आप लॉस से पहले थे, क्योंकि आपकी डेथ हो जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको जिंदा तो कर नहीं देगी। तो इस केस में आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं लागू होता है। नेक्स्ट होता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है अगर आपको कोई लॉस या डैमेज हुआ होता है बाय फायर। उसमें भी दो कंडीशंस होते हैं। पहला है कि देयर मस्ट बी एन एक्चुअल लॉस, यानी कि सच में आपका कोई लॉस हुआ होना चाहिए। एंड द फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड नॉट इंटेंशनल, यानी कि जानबूझ के आग नहीं लगना चाहिए, वो एक्सीडेंटल होगा तभी आपको क्लेम मिलेगा। The main elements of fire insurance contract. In fire insurance, the insured must have an insurable interest, यानी कि जिस चीज में आग लगी है, जिस चीज का आपका लॉस है उसमें आपको कुछ न कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। यहाँ भी अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल जो है वो वर्क करता है। The contract of fire insurance is a contract of strict indemnity। यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है वो वर्क करता है, और इंश्योरेंस का मेन मकसद है कि उससे किसी को प्रॉफिट ना हो, सिर्फ वो उसके लॉस से कंपनसेट कर सके। लास्ट है द इंश्योरेंस इज द इंश्योरर इज लायबल टू कंपनसेट ओनली द फायर इज द अप्रॉक्सीमेट कॉज ऑफ डैमेज और लॉस, यानी कि इंश्योरर जो है आपको तभी कंपनसेट करेगा जब फायर जो है वो एक अप्रॉक्सीमेट कॉज है, यानी एक मेन कॉज है किसी आपका लॉस होने में या किसी चीज के डैमेज होने में, तभी जो है वो आप फायर इंश्योरेंस का आपको बेनिफिट मिलेगा।